दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, बासी कढ़ी में उबाल आना। मतलब कोई चीज लंबे समय तक निष्क्रिय रहे और उसके बाद फिर उसमें हलचल पैदा हो जाए। दरअसल ये जो सीक्वल फिल्मों का दौर है या जो फ्रेंचाइजी फिल्मों का दौर है, ये कुछ कुछ उसी तरह का है। बहुत समय तक वो जो फ्रेंचाइजी फिल्म या सीक्वल फिल्म होती है, प्लानिंग में होती है, बनने वाली होती है। पिछली फिल्म के कामयाब होने के बाद उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती, और फिर कभी 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जो है, आपको उसका नेक्स्ट पार्ट या सीक्वल के रूप में अगली फिल्म देखने मिलती है। तो कभी-कभी तो ये फ़िल्में सफल हो जाती, कभी बेहतर भी बनती है पिछली फ़िल्म से, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। और ये बात जब रेड 2 मैं देखने गया आज, अजय देवगन की फ़िल्म, इस फ़िल्म का इंतज़ार हो रहा था। 2018 में रेड आई, लोगों को बहुत पसंद आई थी। उस ज़माने में इसने 100 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया था। तो जब इस फ़िल्म के आने की बात हुई और आज जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो एक स्वाभाविक था कि चलो देखते हैं कैसी ये फ़िल्म है। बात वही थी कि लेकिन बासी कढ़ी में कितना उबाल आएगा। फ़िल्म तो ठीक-ठाक शुरू होती है, मतलब फ़िल्म देखते हुए आपको लगता है कि शायद ये कहीं न कहीं अगर पिछली फ़िल्म के मुकाबले भी खड़ी नज़र आती, तो ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन इंटरवल के बाद कहीं न कहीं इस फ़िल्म में एक ढलान शुरू होती है, और वो बहुत ड्रामेटिक और सिनेमाई होती चली जाती है, और ऐसा लगता है कि सारा कुछ ही जो है डायरेक्टर ने अजय देवगन के हाथों में दे दिया है। फ़िल्म में जो नेगेटिव रोल निभा रहे हैं रितेश देशमुख, ऐसा लगता है कि उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। जो शख्स बहुत ही चालाकी से लाखों लोगों को बेवकूफ बनाकर इसने अकूत संपत्ति बना ली है, एक समय के बाद एकदम ऐसा लगता है कि वो कोई रोबोट हो गया है। अजय देवगन का किरदार जो है, अमय पटनायक का, वो जैसे उसको नचा रहा है, वो वैसे नाच रहा है। तो खैर, हम इस फ़िल्म की पूरी बात करेंगे, मगर ओवरऑल ये कहूँ तो फ़िल्म शुरू अच्छी होती है, और दूसरे हाफ में आते-आते कहीं न कहीं ये बहुत फ़िल्मी होते हुए फिर आपको ये निराश करने लगती है, बहुत प्रेडिक्टेबल ज़ोन में चली जाती है। और उसके अलावा, रेड के अलावा, क्योंकि ये आयकर की रेड होती है, इनकम टैक्स का छापा होता है, तो इनकम टैक्स के छापे का जो थ्रिल है, वो खत्म हो जाता है और फ़िल्म कहीं-कहीं दूसरे ही रास्तों पर जाने लगती है। अब जैसा कि आपने रेड में कहानी देखी थी, अमय पटनायक जो है वो अजय देवगन, आपने पिछली फ़िल्म में देखा था, वो नेताजी के घर पे, सौरभ शुक्ला के घर पे छापा मारने जाते हैं और क्या-क्या उसमें ड्रामा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। यहाँ भी वही होता है। यहाँ ये दिखाया गया है कि अमय पटनायक जो हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। वो अब अपनी 75वीं रेड मारने जा रहे हैं। ट्रांसफ़र उनका हमेशा इसी बात के लिए होता है कि कहीं उन्होंने रेड मारी और उसके बाद में जो है वो बड़ा रसूखदार आदमी निकला, पंगा हो गया, और फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन इस बार जो उनका ट्रांसफ़र हुआ है, अखबार में खबर छपती है कि इस अधिकारी ने रिश्वत माँगी, घूस माँगी। अब सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने 73-74 रेड मारी इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में, जिसने कभी 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली, जो दूसरे के पैसे की चाय तक नहीं पीता है, वो जब अपनी रेड मारने जाता है, 74वीं रेड, तो वहाँ रिश्वत क्यों माँगता है, कैसे माँग लेता है? कितनी हकीकत है इसमें, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब ट्रांसफ़र होता है तो बात वही होती है कि बंदर कुछ भी हो जाए, गुलाटी खाना तो भूल ही नहीं सकता है। जिस शहर में ये पटनायक साहब जाते हैं, वो वहाँ पर एक दादा भाई करके हैं, वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और दादा भाई जो है, सरकार वहाँ नहीं चलती है, वहाँ दादा भाई का राज चलता है, और दादा भाई जो है वो रितेश देशमुख बने हैं। रितेश देशमुख का लुक अच्छा है, गेटअप अच्छा है, और उन्होंने काम भी अच्छा किया, इम्प्रेसिव लगे हैं। हालाँकि ये अलग बात है, जैसे मैंने कहा कि राइटर डायरेक्टर ने एक समय के बाद में उनके कैरेक्टर का जूस निकाल दिया, मतलब बहुत जल्दी जो है उनका जूस खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ड्राई से नज़र आते हैं कि बस अब यही बचा हुआ है। तो ये जो दादा भाई है, हर दिन इसकी शुरुआत जो वैसी होती है कि अपनी माँ के पैर धोता है, मंत्रोच्चारण करते हुए, ये सारी चीज़, तो कैरेक्टर इस तरह से एस्टेब्लिश होता है। लेकिन आपको पहले ही सीन से पता है कि ये इस सिनेमा का, इस कहानी का खलनायक है। तो अमय पटनायक जब पहुँचते हैं उसके शहर में, तो पाते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, वहाँ पर कभी कोई शिकायत नहीं है आयकर को लेकर, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई मामला नहीं है। दादा भाई का मामला भी जो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो जैसा होता है कि जाँच शुरू करते हैं, और क्योंकि शक तो हमेशा से ही रहता है, उन्हें हर व्यक्ति पर रहता है। और यहाँ जब दादा भाई की जाँच होना शुरू होती है, और ये अपनी टीम के साथ उनके घर पर रेड मारते हैं, हवेली पर, कोठी पर, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ से एक टसल शुरू होती है कि ठीक है भाई, अब हमें कुछ खोजना है, और सामने वाली पार्टी जो है दादा भाई,
कि देख लो भाई, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हारी आंखों के सामने है, और आंखों के सामने होकर भी तुम्हें नहीं दिख रहा है, मतलब इससे बड़ी हार क्या हो सकती है। बस यहाँ तक तो कहानी ठीक लगती है, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से कहानी एक्सप्लोर करना शुरू करती कि कहाँ पे दादा भाई ने क्या-क्या छुपा रखा होगा, किस रूप में छुपा रखा होगा, वहाँ से ही कहानी जो है बहुत फ़िल्मी होती जाती है और कहीं न कहीं अपने लॉजिक को छोड़ती चलती है। ये सिनेमाई होती जाती है। फिर यहाँ पर इसमें लड़कियों के यौन शोषण का भी मामला आ जाता है, गरीबों के शोषण का भी मामला आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल एकदम ड्रामाई होती जाती हैं, और जैसा कि दादा भाई, जैसे मैंने कहा कि शुरू में ही बहुत शातिर व्यक्ति है वो। कैसे वो ज़मीन से उठा, मतलब जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, वहाँ से होते हुए वो कैसे चुनाव जीता और कैसे कैबिनेट मिनिस्टर बन गया है, वहाँ तक का सफ़र है। लेकिन अचानक एकदम से उसकी बैटरी जो है, आप समझ लीजिए चार्ज्ड बैटरी थी, एकदम से फूँक जाती है और अजय देवगन जो है वो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सेकंड हाफ जो है वो डिसअपॉइंट करता है और फ़िल्म को काफ़ी डल बना देता है। अब रही अजय देवगन की बात, तो अजय देवगन ने अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अब अजय देवगन भी उन सीनियर एक्टर्स की कैटेगरी में आ गए हैं, जिनके चेहरे पर उनकी उम्र झलकने लगी है। खास तौर पर इस फ़िल्म में आप देखेंगे, हालाँकि शैतान में भी थोड़ा बहुत वो नज़र आया था, आज़ाद में तो फिर भी उनका गेटअप वगैरह ठीक दिया गया था और लग रहे थे कि चलिए ठीक है, उतनी एज नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जब वो रेड से लेकर रेड 2 तक जो 7 साल का अंतर बताया गया है, इस 7 साल के अंतर में उनके चेहरे पर जो है उम्र ठीक-ठाक दिखाई देने लगी। मतलब इस लेकिन इसके बावजूद अजय की इस बात के लिए आपको तारीफ़ करनी होगी कि वो अपनी उम्र के हिसाब से कैरेक्टर चुनते हैं। ये बात अजय देवगन के लिए मानना पड़ेगी, जो कि बाकी खान हैं या जो अक्षय हैं या फिर ऋतिक हैं, जो अपनी उम्र के हिसाब से कहीं चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के लिए आपको अजय देवगन की बड़ी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि उम्र देखने के बावजूद वहाँ इस कैरेक्टर में वो मिसफिट नहीं दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की थकान और हल्का जो उनके चेहरे चेहरे की चमक थोड़ा-सा बुझ जाना, वो सब इसमें दिखाई पड़ता है। इस फ़िल्म में उनके साथ में वाणी कपूर हैं, पिछली बार इलियाना डिक्रूज़ थी। साफ-साफ बात ये है कि इलियाना ज़्यादा बेहतर लगी, उनका काम जो है ज़्यादा बेहतर था। वाणी के लिए बहुत ज़्यादा इस कहानी में कोई स्कोप नहीं है। रितेश देशमुख ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो डायरेक्टर और राइटर हैं उनका सही-सही और बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे उन्होंने आधी कहानी के बाद में पूरी तरह से अजय देवगन को हावी कर दिया, वो अगर नहीं करते और कुछ और कहानी में ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते जो दादा भाई के कैरेक्टर को मजबूत बनाते या उसको ज़्यादा कनिंग बनाते, वो ज़्यादा बेहतर होता और खूब अच्छे से ये कैरेक्टर निकल के आता। इस फ़िल्म की एक ख़ास बात ये है कि भाई ये 3 जो मेन कैरेक्टर, बल्कि 2 ही आप कहिए, रितेश और अजय, बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उन्होंने बड़ा बढ़िया सपोर्ट किया है। जैसे ब्रजेंद्र काला छोटे रोल में बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा काम किया है। इसी तरह से यशपाल शर्मा करप्ट वकील बने हैं, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है। सौरभ शुक्ला जो पिछली फ़िल्म में थे, जिनके यहाँ छापा पड़ा था, अजय देवगन ने मारा था, इस बार भी हैं, उनका रोल छोटा है, अच्छा है। ये कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है फ़िल्म में जहाँ-जहाँ झोल की गुंजाइश बनती है, कहीं न कहीं उसको थाम लेते हैं। और इन सब के अलावा एक नाम और है, अमित सियाल। फ़िल्म बताती है कि वो करप्ट इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और किस तरह से उनका कैरेक्टर धीरे-धीरे खुलता है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया है। फ़िल्म की राइटिंग सेकंड हाफ में गड़बड़ा गई है। हालाँकि 2 डायलॉग मुझे इस फ़िल्म के अच्छे लगे। एक तो अमित सियाल के मुँह से डायलॉग आता है, जिसको आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। वो कहते हैं कि हम दिन में इग्नोर की हुई सब्ज़ी हैं, जो रात 10 बजे के बाद सस्ते में। तो आप समझ सकते हैं ये बाज़ार का हाल है। बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो दिन में इग्नोर कर दी जाती हैं, रात को 10 बजे के बाद वो कैसे सस्ते में बिकती हैं। तो बहुत इशारों में ये बात कहते हैं। और एक और डायलॉग इसमें अच्छा लगा मुझे, इससे पहले कि हमारे खिलाफ उठे, हथियार की धार कम कर देनी चाहिए। ये रितेश देशमुख का डायलॉग है। अच्छा डायलॉग है ये भी। तो राइटिंग की चमक कहीं-कहीं दिखती है, लेकिन ज़्यादातर जो है फ़िल्म उस तरह से उठ नहीं पाती। पहला हाफ इंटरेस्टिंग चलता है जब तक कि ये रहता है कि अच्छा इनके पास क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा दादा भाई के पास में, कितना माल है, किस-किस तरीके से उसको छुपा कर रखा गया है। लेकिन वो सारा जब खुलता है तो बड़ा फ्लैट सा है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो नहीं मालूम पड़ता है। ओवरऑल लेकिन फ़िल्म जो है आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मस्ट वॉच मैं नहीं कहूँगा। पहली फ़िल्म अगर आपने देखी थी, जितनी इंटरेस्टिंग वो फ़िल्म थी, जितनी ग्राउंडेड वो फ़िल्म थी, रेड 2 उतनी नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। अब क्या रेड 3 बनेगी कभी, इसके बारे में तो इसमें कोई संकेत नहीं किया गया है। आम तौर पर बॉलीवुड की फ़िल्में आजकल ये संकेत देती कि हम
अगले एपिसोड के साथ या अगली सीक्वल या फ्रेंचाइजी के साथ में आ रहे हैं। पुरानी कड़ी का जो उबाल होता है वो कितना हो सकता है। तो रेड के बाद में रेड 2 मुझे लगता है काफी है। इसमें बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बची है और उबाल आने की, अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटके वाला आइडिया जो है वो राजकुमार गुप्ता को नहीं मिलता। तो आप चाहें तो इस फिल्म को थिएटर में एक बार देख सकते हैं, अगर आप अजय देवगन के प्रशंसक हैं या फिर आप ये देखना ही चाहते हैं कि रेड बहुत बढ़िया फिल्म थी तो रेड 2 कैसी होगी। अन्यथा फिर आप इंतजार कर सकते हैं, फिल्म दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आती है वो आप जानते हैं। ये रिव्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।